मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि हम इस चैनल के माध्यम से ड्राइंग एंड पेंटिंग सहायक अध्यापक की प्रिपरेशन कर रहे थे। दोस्तों, आज इस श्रृंखला की ये अंतिम वीडियो रहने वाली है। इसके पश्चात सहायक अध्यापक LT से संबंधित कोई वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो वीडियो है अंतिम वीडियो रहेगी, क्योंकि जो समय बहुत कम है, क्योंकि अब एक हफ्ता शेष बचा है। अगले संडे को ये पेपर होने जा रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये श्रृंखला है अंतिम। आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला की। दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए इसे आप गौर से देखें, अंत से पहले से लेकर अंत तक इसे देखें। और जितने भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है इस श्रृंखला का, यदि हम बात करें, देखिए जगदम्बा देवी, कभी उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जगदम्बा देवी कौन है। तो जगदम्बा देवी के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये जनजाति कलाकार हैं, ठीक है। अब उसमें 4 ऑप्शन आ सकते हैं, उसमें से आपको ये ध्यान रखना होगा जो जगदम्बा देवी है जनजाति कलाकार हैं। अब गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ किससे संबंधित है, तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। सेरीग्राफी इस प्रकार की मुद्रण तकनीक है। अब सेरीग्राफी किस प्रकार की मुद्रण तकनीक है, तो स्टेंसिल पद्धति से इसमें छापा चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। स्टेंसिल होता है और एक उसमें पद्धति के रूप में इससे क्या होता है, जैसे हम फोटोकॉपी प्रिंट करते हैं उसी प्रकार से छापा पेंटिंग होती है या चित्रण होता है। इसमें छापा से चित्रांकन किया जाता है मुद्रण तकनीक पर, ठीक है। अब के लिवियर कौन है, ये क्या है, आपको पता है। इनके द्वारा ये चंडीगढ़ का शहर का नक्शा बनाया गया था, डिज़ाइन बनाया गया था। ये कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अष्टभुज का सम्मिलित कोण कितना होता है, यदि आपने ज्यामिति वाली जो वीडियो है मेरी देखी होगी तो आपको ये पूरा मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो ये 120 अंश का ये कोण होता है, ठीक है। प्रधान दृष्टिकोण नहीं है। देखिए, प्रधान दृष्टिकोण के अंतर्गत हमेशा सहायक उसके अंतर्गत नहीं आता है, सहायक चीज़ें उसके अंतर्गत नहीं जोड़ी जाती हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। BIS द्वारा सिफारिश की हुई अक्षरों की प्रकृति क्या होती है। जो BIS की जो प्रकृति होती है, जो अक्षरों को लिखने की जो पद्धति होती है, उसके अंतर्गत देखा जाता है। ये 75 अंश का इसके अंतर्गत ये शब्द लिखे जाते हैं, इस 75 कोण पर ये लिखे जाते हैं, ठीक है। अब गोलकारिया अंतः कोने को क्या कहा जाता है, ये पट्टिका कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए मेरे साथ। ऊपरी तथा दाएं भाग के दृष्टिकोणों की लंबाई। देखिए, हम पहले ऊपरी भाग और दाहिने भागों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ऊपरी जो सतह होती है और दाएं भाग के जो दृष्टिकोण होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या होते हैं, उसके सामान्य आयतन के बराबर होते हैं, ठीक है। इसकी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये लंबाई चौड़ाई के सामान्य आयतन में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूनतम भुजाओं वाली आकृति को क्या कहा जाता है। ये त्रिकोणीय प्रिज्म कहा जाता है, क्योंकि जो न्यूनतम भुजाएं वाली आकृति होती है वो हमेशा प्रिज्म की तरह प्रतीत होती है, ठीक है। आज चित्रपट इस प्रकार एक है, क्या है, ये वस्त्र कला कहा जाता है, इसे टेरिफिटी जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है, अंजलि ईला मेन भारत की एक प्रमुख है, ये भारत की क्या है। कभी क्वेश्चन आया साहित्यकार हैं या क्या हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अंजलि ईला मेन भारत की एक समकालीन चित्रकार रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भित्ति चित्र फेरिस्को। ये क्या होता है, दीवारों पर चित्रकारी की तकनीक को हम क्या कहते हैं, फेरिस्को कहा जाता है इससे, ठीक है। इसके अंदर दीवारों पर क्या होता है, चित्रांकन इत्यादि चीज़ किया जाए। वर्चुअल ऑफ आर्ट इंडिया किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो ये चेतन भगत द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न
तानू का प्रयोग यदि हम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एक वर्णीय रंग योजना कहा जाता है, क्योंकि हम एक ही रंग से उसके विभिन्न तानों का प्रतिरोधक चित्रांकन या आलेखन उसके अंतर्गत करते हैं, या तानों का उसमें टेक्सचर देते हैं या टोन देते हैं। ये चीज़ें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिले, क्योंकि चित्र एक है तो चित्र में एक ही रंग यदि हम प्रयोग करें, तो जैसे मान लीजिए मोनालिसा पेंटिंग बनी है तो उसमें काले रंग की ज़्यादा क्या महत्वता है, वो यदि हम उसकी बात करें तो एक वर्णीय योजना है वो, ठीक है। अब 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाया जाता है तो उसे क्या कहा जाए, स्ट्रैम्प कहा जाता है, स्ट्रैम्प कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यदि हम मान लीजिए एक प्लेट में आप 7 रंगों को रखिए, ठीक है, और उसको अपने फिंगर में घुमाइए, तो उसमें जो आपको आपकी आँखों को जो चीज़ें नज़र आएंगी, एक प्रकार से कहें इंद्रधनुष का सम्मान जो स्टैम्प जो चित्र का जो या कहें आलेखन या फिर कहें उत्कीर्णन जो हमें दृष्टिगत होता है, वो चीज़ें प्रभावित होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घोषित किया गया। किसको किया गया था 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत किसको रखा गया था, तो भीमबेटका को रखा गया था, ठीक है। एक कण को तैयार करके जीवा का माप की सहायता से उसका मापन किया जाता है। देखिए, जब एक कोण को तैयार किया जाता है तो जीवा की माप लेना बहुत आवश्यक हो जाता है, तो उसकी मापन से इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। एक विवादास्पद कलाकार जिन्हें भारत छोड़ना, मतलब कहने का मतलब है कि एक ऐसा चित्रकार रहा जो हमेशा विवादों में घिरा रहा, वो कौन सा चित्रकार है, ठीक है, वो M.F. हुसैन जी हैं, जिन्होंने इसलिए ये विवाद में रहे क्योंकि इन्होंने अपने समय में भारत माता का अर्धनंग चित्रांकन कर दिया था। उसमें देवी देवताओं का भी, इसमें दुर्गा का भी अर्धनंग चित्रांकन किया गया था, तो इसलिए इन्हें देश छोड़ना पड़ा। जो विवाद रहा इनके अंतर्गत ये तो वो है हमारे M.F. हुसैन जी। यदि हम आधुनिक चित्रकारों की श्रेणी में जो पिकासो के समतुल्य जिसे रखा गया है वो M.F. हुसैन जी को ही रखा गया है, ठीक है। इसे भारत का पिकासो भी कहा गया है। एक भारतीय समकालीन चित्रकार जिन्होंने अपने चित्रों में तांत्रिक आकारों की रचना की, वो G.R. संतोष जी हैं, जिन्होंने तांत्रिक आकारों का ये कहें का प्रयोग किया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, वह है सर्वप्रथम इनके द्वारा दृश्य चित्र सम्मुख आए। देखिए, जो दृश्य चित्रों को जो पहले किसने प्रस्तुत किया, कहने का मतलब यह है तो चीनियों द्वारा किया गया। देखिए, चाइना से ही यदि हम बात करें तो जो कला का प्रादुर्भाव वहाँ से उत्पन्न हुआ, जो संपूर्ण विश्व की तरफ फैला। या हम जो लेखन की बात करें तो जो अक्षरों का जो ज्ञान जो चित्रकला के अंदर जो हमें देखने को मिला वो चीन से प्राप्त हुआ। अब जो हम सर्वप्रथम जो दृश्य के जो सम्मुख आए, जो दृश्य चित्रांकन जो हमें देखने को मिले वो चीनियों द्वारा ही हुआ। हुनसंग एक क्या है, प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ठीक है, जो चीनी चित्रकार कहा जाता है। ये भारत आए थे। छापा कला की इस प्रवृत्ति में अलम एक महत्वपूर्ण घटक है। ये बुकट होता है, एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अम्ल, देखिए, छापा कला की इस प्रवृत्ति में अम्ल एक महत्वपूर्ण घटक होता है। देखिए, किसी भी छापा चित्रण को जब हम करते हैं, प्रवृत्ति को उसका निर्माण करते हैं, तो उसमें अम्ल की आवश्यकता होती है जो उसके घटकों के रूप में हमें देखने को प्राप्त होते हैं, जिसे बुटक कट कहा जाता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला क्वेश्चन 2011 में पूछा गया। देखिए, ऑडियो वीडियो किसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, टेलीविज़न के अंतर्गत इसको हम देखते हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ों में। अब वर्चुअल क्या होता है, पोस्टर के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं। ऑडियो किससे होता है, ये फ़ोन होता है, ठीक है। अब ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब अगला प्रश्न जो परीक्षा में आ सकता है, अकबर ने एक चित्रशाला खोली थी, वो कहाँ खोली थी, वो लाहौर में खोली थी, या उसकी स्थापना की थी, वो लाहौर में उसने स्थापना की थी। अब मुग़ल शैली
कभी क्वेश्चन मुगल शैली में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यक्ति चित्रण में जो महत्वपूर्ण जो योगदान दिया था वो मुगल शैली में दिया था। जैसे जो व्यक्ति चित्रण में जो सर्वाधिक महत्व दिया या व्यक्ति चित्रण की जो शुरुआत हुई तो मुगल शैली से ही होते। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, झरोखा संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मान लीजिए ये वाला प्रश्न आपको देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे समूह गौ या पीसीएस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए चित्रकला से है। अब झरोखा होता है क्या, कभी क्वेश्चन आता है कि जैसे इसमें खिड़की इत्यादि भी दिया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना जो झरोखा होता है वो स्थापत्य कला का प्रतिबिंब होता है। स्थापत्य कला मतलब भवन निर्माण से संबंधित होता है, जहाँ पर हम पत्थरों से उसका निर्माण करते हैं। तो झरोखा कभी आएगा तो उसे स्थापत्य कला को रखना ना। झरोखा अगर आ जाएगा, जो ये घरों में जो झरोखे बने रहते हैं उनको टिक मत कीजिएगा, स्थापत्य कला को उसमें टिक कीजिएगा, ठीक है। द मीनिंग ऑफ आर्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये रॉबर्ट रीड द्वारा इसको लिखी गई है ये पुस्तक, ठीक है। अब कालीघाट के चित्रकला कहाँ मिलते हैं? ये जो कालीघाट के जो चित्र हैं ये लघुपट चित्रकला बने थे वहाँ पर कलकत्ता में, ठीक है। अब लियोथोग्राफी क्या है? ये छपाई की एक तकनीक है। लियोथोग्राफी में क्या होता है? छापा तकनीक होती है। जैसे हम किसी एक फ़ोटो से दूसरी फ़ोटो का निर्माण करना है, इस प्रकार से ये लियोथोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सनफ्लावर किसे कहते हैं? ये है जो चित्र है ये विंसेंट वान गो द्वारा इसको किया गया था, इसको बनाया गया था। जिसे कुमुदिनी के फूल भी कहा जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रारंभिक भारतीय फोटोग्राफी में एक मशहूर ऐतिहासिक नाम किसका है? देखिए भारत के फोटोग्राफी में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या कहीं मशहूर नाम है, वो कौन सा नाम है आपको पता होना चाहिए। राजा दीनदयाल जी भारतीय फोटोग्राफी में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान या कहीं स्तंभ के रूप में ये रहे, जिन्होंने फोटोग्राफी को एक नई पहचान दिलाई थी, ठीक है। ये राजा दीनदयाल जी रहे, ठीक है। आप कहते हैं कैटलॉग किसे कहते हैं? जिसे सचित्र सूची पत्र भी कहा जाता है इसको। देखिए ये राजस्थान के रंग होते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत इसे रखा जाता है। अब खुजराहो क्यों प्रसिद्ध है भैया? वो श्रृंगार रहित वहाँ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, इसलिए खुजराहो इसलिए प्रसिद्ध है। अब सामान्य पेपर मैच तकनीक उपयोग इसके लिए होता है। देखिए जो सामान्य पेपर है वो मैच तकनीक किसके लिए उपयोग होता है? ये नवाबों के लिए या बनाना, जैसे उनके लिए चित्र बनाना, नवाबों के लिए इन चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं यूथ द आइज ऑफ पेंटर किसे कहा जाता है? देखिए यूथ ऑफ द पेंटर के बारे में बात करें तो ये M.F. हुसैन द्वारा जो चलचित्र में बनाया गया है उसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। ये M.F. हुसैन जी के द्वारा बनाया गया। सीता अपहरण चित्रांकन करते समय राजा रवि वर्मा की मॉडल कौन थी? देखिए जिसमें सीता का अपहरण किया गया था रावण द्वारा, तो उसका चित्रांकन किया गया है। तो राजा रवि वर्मा की उसमें मॉडल कौन थी? ये कुंजी भी थी, ठीक है, जो उनकी शिष्या रही थी, ठीक है। अब प्लेटो ने बताया कला सत्य की क्या है? अनुकृति। ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कला सत्य की क्या है, किसके द्वारा कही गई? प्लेटो द्वारा की। अब प्राथमिक रंगों को द्वितीय रंग से मिलाकर कौन सा रंग बनता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, तृतीय रंग हमें प्राप्त होगा। अब देखिए जो अगला प्रश्न है वो दृश्य कलाओं का सही समूह क्या होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए। दृश्य कला जो बनती है उसके अंदर पहले हम क्या रखेंगे? जैसे हम चित्र को रखेंगे, फिर मूर्ति को रखेंगे, तो फिर वास्तु को रखेंगे, फिर इत्यादि उनको हम उस श्रेणी में। देखिए फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। देखिए जो दृश्य कला हम जब भी बनाएंगे पहले उसको चित्र को हम देखेंगे, फिर उसकी भूमि को देखेंगे, फिर वास्तु को देखेंगे, वस्तु को इत्यादि को। देखिए अब बात करते हैं कला की जो भाषा में जो निरंतर गतिशील बिंदुओं के प्रयोग को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। देखिए जो गतिशील रहती है जिसको जो हम स्वीकार करते हैं कला के अंतर्गत, जो निरंतर गतिशील रहती है तो वो हमेशा रेखा रहती है। एक छोर से दूसरे छोर को निरंतर बढ़ती हुई अनंत की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है, उसे हम रेखा कहा जाता है। देखिए काले व सफ़ेद रंगों को माना जाता है अवर्णीय रंग कहा जाता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। काला और सफ़ेद रंग को अवर्णीय रंग कहा जाता है।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक वस्तु की ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई को न्यूनतम कितने समरूपी प्रक्षेपण दृष्टिकोण में दिखाई जा सकती है। देखिए एक वस्तु है तो उसकी ऊंचाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी, उसकी गहराई होगी, उसकी न्यूनतम समरूपी प्रक्षेपण होते हैं या उसके दृष्टिकोण उनको किस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। तो उनको दो प्रकार से उसको दर्शाया जाता है, दो कोणों में या, ठीक है। अब मौलाराम किस शैली के चित्रकार थे? वो मौलाराम गढ़वाल शैली के चित्रकार थे। अब गढ़वाल शैली के चित्रकार कौन थे? मौलाराम जी थे, ठीक है। अब अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाई थी। ये अशोक अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। अब वाली चित्र किस प्रांत से संबंधित है? जैसे वाली जो चित्र की बात करें तो ये महाराष्ट्र की एक लोक कला है, वहाँ से संबंधित है। अब मधुबनी चित्रण कहाँ से विकसित हुई? ये बिहार से विकसित हुई है, ठीक है। अब ब्रश का प्रारंभिक प्रचलन वाला जो नाम था ब्रश का, वो क्या था कि वो तुलिका कहा जाता है। आज जो हम वर्तमान समय में हम ब्रश यूज करते हैं उसे हम तुलिका के नाम से जानते थे। अब पट्टा चित्र क्या है? ये देखो, पट्टा जो चित्र है पत्तों पर बनाई गई एक प्रकार की पारंपरिक चित्रकारी कहा जाता है पट चित्रों को। देखिए अब पट्टा चित्र जो की बात आ रही, तो देखिए पत्तों पर की गई कलाकारी भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो अगला प्रश्न है, कलाकार बीसी सन्याल किस कलाकार समूह से संबंधित है? ये जो दिल्ली शिल्प कला था, जो शिल्प चक्र का, तो उससे ये बीसी सन्याल से संबंधित थे। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि काले गुफाएं कहाँ स्थित है? ये पुणे राजमार्ग में स्थित है, जिसे हम पुणे मुंबई राजमार्ग के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। अब शैलीगत सभ्यता पाई जाती है। अब देखिए शैलीगत सभ्यता किस के अंतर्गत पाई जाती है? देखिए जो हमें देखने को मिलते हैं जो शैलीगत मतलब एक परंपरा के अधीन जो चीज़ें बनी हुई हैं उनकी बात देखिए अजंता के अंतर्गत देखने को मिलेंगी, सिरगिरिया की गुफाओं में देखने को मिलेंगी और बाघ की गुफाओं में ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों, इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये परिदृश्य चित्रांकन में वस्तु हमेशा स्थल रेखा को छूती रहती है, ठीक है। जब कभी ये परिदृश्य का यदि चित्रांकन होता है तो वस्तु हमेशा धरातल के स्थल रेखा को हमेशा क्या करती है? छूती हुई आगे को निरंतर चलती हुई जाती है, ठीक है। अब बात करें तो एक सम्मिलित चित्रांकन पर एक वृत्त अंडाकार आकृति की तरह दिखाई देता है, ठीक है। प्रति केंद्र वक्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये गिरियों में करते हैं इसके लिए, ठीक है। प्रति केंद्र वक्र का उपयोग गियरों में करते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुदृक्षीय प्रक्षेपण जिसे हम एक्स वाई रेखा को कहते हैं, वो हमेशा क्या करती है? क्षैतिज रेखा के अंतर्गत चलती है, जिसे हम क्षैतिजता को जो प्रदर्शित करती हुई ये कहते हैं, ठीक है। आलियोग्राफी किस सतह में किया जाता है? ये चूना पत्थर पर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सम्मुखता का सिद्धांत प्रयुक्त किया है, किसने किया है? ये देखिए मिस्र की कला को कहा जाता है। तो सम्मुखता का जो सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो मिस्र की कला के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। देखिए ये जो मैं आपको ये वाली जो चीज़ बताऊंगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिए। देखिए कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कमल किसका प्रतीक है? देखिए प्रतिबोधन का ये प्रतीक है। कलश किसका प्रतीक है? जीवन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। और स्वास्तिक ये खुशहाली को दर्शाता है। और चक्र क्या होता है? ये समय को निर्धारित करता है, ठीक है। अब मानवतावादी की कुंजी क्या है? यथार्थवादी हमेशा मानववादी की कुंजी रही है। बूंदी शैली को प्रोत्साहन किसके समय में मिला? ये राव सुरजन के समय में बूंदी शैली को क्या हुआ? एक पहचान, एक नई दिशा मिली। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये मौर्य काल में ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। सारनाथ का धर्मखेम स्तूप
का निर्माण किसके शासकों द्वारा किया गया था? ये गुप्त शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और सोमेश्वर द्वारा लिखी गया ग्रंथ कौन सा है? ये रात तरंगिणी द्वारा इनके द्वारा लिखा गया है। बंधक प्रयुक्त किया जाता है। देखिए बंधक हमेशा बाटिक चित्रण में किया जाता है, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर अवश्य करें। आप देखिए सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? ये भोज हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न, सत्य दुबे कौन थे? ये एक प्रसिद्ध कला समीक्षक रहे हैं। अब पाब्लो पिकासो किस वाद से रहे हैं? इनका संबंध किस वाद से है? तो पाब्लो पिकासो का जो संबंध है वो घनवाद से इनका संबंध है। रीतिवाद क्या है? यह एक कला आंदोलन है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरस्तू के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है, ये अपना ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं सौंदर्य के बारे में, बात करते हैं सौंदर्य शास्त्र से संबंधित, थोड़ा सा कला से संबंधित। देखिए कभी क्वेश्चन आ जाता है कला का अर्थ क्या होता है? शास्त्रों के माध्यम से यह पता चलता है कि कला शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है। अब कला शाब्दिक का जो पर्यायवाची प्रयोग किया गया था वो भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसमें इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ठीक है दोस्तों। अब कला संस्कृति भाषा का शब्द है। देखिए ये क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कट धातु से कला की उत्पत्ति मानी जाती है और कुछ विद्वान इसको क्या करते हैं, इसकी जो उत्पत्ति कठ धातु से इसे मानते हैं, ठीक है। इसमें ये विद्वानों में भी ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। देखिए कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आर्ट शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? ये यूरोप से हुई थी। 13वीं शताब्दी के मध्य इसका प्रयोग हुआ था, ठीक है। जिसका मूलाधार अक्षर, ठीक है। कला की परिभाषा, देखिए कला की परिभाषा मानव कला की सहज अभिव्यक्ति है। कला की परिभाषा कुछ विद्वानों ने अपने अपने स्तर से दिए हैं, तो उसमें देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति करता है। कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति स्वयं करता है, किसके द्वारा कहा गया? ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया है। देखिए प्लेटो द्वारा क्या कहा गया है? कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु के द्वारा कला अनुकरण ही कला का मूल है। अनुकरण ही कला का मूल किसके द्वारा कहा गया है? ये अरस्तु द्वारा। फायड के द्वारा क्या कहा है? कला दमिन वासनाओं का उभरता हुआ स्वरूप है, ठीक है। ये है। अब टास्टाइल द्वारा जो कहा गया था, कला भावों को क्रिया, रेखा, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है, जिसे देखने या सुनने वाले के मन में जो भाव जागेंगे वो क्या कहा जाएगी? कला के अंतरान जो भाव उत्प्रोध होते हैं उसका भाव जागेगा, ठीक है। अब कोचे द्वारा क्या गया है? हर एक महान कला ईश्वरी कृति के प्रति मानव औलाद की अभिव्यक्ति है, ठीक है। अब हिगेल द्वारा क्या गया? जो कहा गया उनके द्वारा, उनके अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का क्या है? एक सरल माध्यम है। हिगेल का वर्गीकरण यदि हम करें, हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, फाइन आर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। हिगेल का जो वर्गीकरण किस नाम से जाना जाता है? तो हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाए क्या है? तो हिगेल का वर्गीकरण के रूप में इसे जाना जाता है। और छिमेंद्र ने अपनी पुस्तक जो लिखी थी, वो पुस्तक क्या है? कला विलास जो लिखी थी उसमें 64 जन उपयोगी कलाओं की बात उनके द्वारा की गई थी और 64 सुनारों की और 64 सुनारों की और 64 वेश्याओं की बात हुई थी। उसमें 10 भेषज कलाएं की बारे में बात हुई थी और 16 कार्यस्थलों के बारे में बात हुई, कार्यरथों के बारे में बात हुई, 100 सार कलाएं और 32 धर्म, जिसके अंतर्गत धर्म के अंदर अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि चीज़ें वर्णित रही हैं
और ललित कला के भेद दो प्रकार के होते हैं, रूप परत कला और अरूप परत कलाई। ठीक है। अब वर्तन क्या है? ये छाया को कहा जाता है। अब देखिए नग्नजीत, देखिए ये चित्र लक्षण के रचना का नग्नजीत को कहा जाता है। नग्नजीत का जो पूर्व नाम था भयजीत था, क्योंकि चित्र लक्षण के जो तीसरे अध्याय में इनकी रचना से संबंधित बहुत सी चीज़ों का हमें उल्लेख मिलता है। यदि हम चित्र लक्षण की रचना की यदि बात करें तो ये 500 ईसा से 200 ईसा पूर्व के मध्य का समय माना जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें देख लीजिए। अब मानसोला नामक ग्रंथ 4 प्रकार के चित्र इसमें माने गए हैं। वृद्ध, अव्यय, सचित्र, धूलित चित्र। ठीक है। अब चित्र सूत्र के 9 रस कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। देखिए कभी क्वेश्चन आया चित्र सूत्र के अंदर कितने रसों की वर्णन की गई है, तो 9। पहला है श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स और अद्भुत, शांत। ये 9 रस चित्रसूत्र के माने गए हैं। ठीक है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जो मैं अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं तो वो है आपके चित्रसूत्र में 5 रंगों का वर्णन किया गया है। अब 5 रंग कौन से हैं उसको आपको समझना होगा। चित्रसूत्र के अंतर्गत 5 रंगों का वर्णन किया गया। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से हैं, इनको सुमेलित कीजिए। तो पीत, श्वेत, रक्त, कृष्ण और नीला, ये है नील। ठीक है। ये रंगों का क्या क्या वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, किस शताब्दी के अंतर्गत उनका जन्म होता है और मृत्यु की बात। देखिए उनका जो जन्म की यदि हम बात करें 441 एवं मृत्यु की बात करें 557 ईसा पूर्व उनका माना गया है, अनुमानित माना गया। ठीक है। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से 29 किलोमीटर, अजंता से 135 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। स्थानीय भाषा में बेरुल कहा जाता है, जहाँ पर 34 गुफाएं वर्तमान समय में मौजूद हैं। अब यदि हम बात करें गुफाओं की, जो 34 गुफाएं मिली हैं, तो 34 गुफाओं में जो 1 से लेकर जो 12 तक की जो गुफाएं हैं, तो वो गुफाएं किस धर्म के प्रति समर्पित हैं, वो कौन कौन सी गुफाएं इसके अंतर्गत हैं, किस धर्म से संबंधित हैं, किस चीज़ को ये निरूपित करती हैं। देखिए गुफा संख्या 1 से लेकर जब 12 तक की यदि हम बात करें तो वहाँ पर बौद्ध धर्म की गुफाएं हमें देखने को मिलेंगे और 13 से 29 तक की गुफाएं ब्राह्मण गुफाएं कहलाई जाती हैं और जो गुफाएं हैं 30 से लेकर 34 तक की वो जैन धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं। ठीक है। कभी ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। ये गुफा के सीरियल आपको पता होना चाहिए। 1 से 12 कौन से धर्म से संबंधित है, 13 से 34 कौन से धर्म से संबंधित है, 30 से 34 किस चीज़ से रिलेटिव ये गुफाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किसके समय में माना जाता है, तो वाकाटक राजा जो गुप्त काल में थे उनके समय में ये माना गया। देखिए अजंता की जो सबसे पुरानी जो गुफा है वो गुफा नंबर 9-10 मानी गई है। अलंकेतेश्वर की जो प्रतिमा है वो अजंता के गुफा नंबर 6 में स्थित है। दोस्तों अब बात करते हैं बाघ गुफा की खोज। डैगर फील्ड द्वारा इसको खोजा गया था और 1921 में हल्दर और नंदलाल बोस द्वारा इनका ये बाघ का जो चित्रांकन किया या प्रतिलिपि यहाँ पर तैयार की गई थी। ठीक है। अब बाघ की गुफाओं में जो कुल जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो 9 गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं। वर्तमान समय में बाघ गुफा में 5 चित्र सुरक्षित हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बाघ में रंग महल किस गुफा के अंतर्गत स्थित है, ये गुफा नंबर 4 के अंतर्गत रंग महल स्थित है। ठीक है। आपका भी क्वेश्चन आ जाता है रंग महल, खाली क्वेश्चन आएगा रंग महल किस गुफा में स्थित है, कौन सी गुफा के अंतर्गत है, बाघ गुफा के अंतर्गत है। बाघ गुफा में 3 गुफाओं में हाथी खाने नाम से इसे जो तीसरी गुफा है उसे हाथी खाने नाम से इसे संबोधित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ताल क्या है, ताल 12 अंगुल का होता है। षष्टांग का जो पहला अंग होता है वो रूप भेद
का होता है, इसको ध्यान में रखें। अब कामसूत्र की जो रचना काल जो माना गया वो 671 ईसा पूर्व से 312 ईसा पूर्व, या कहीं हम 200 ईसा पूर्व से पूर्व। विभिन्न विद्वानों का इसके अंतर्गत अपना अपना अलग अलग तर्क दिया गया है। अब यशोधर पंडित कौन है जी? ये जयपुर के जो राजा राज सिंह के प्रथम सभापति ये नियुक्त थे, ठीक है। अब चित्रसूत्र का जो अनुवाद किया था कपिला वाष्ययान द्वारा इसका वो किया गया था, अनुवाद किया गया। अब संगड़ चित्र के 6 संगणों को कहा जाता है, जिसमें रूप, प्रमाण, भाव, लावण्य, सदृश्य, वर्णिका, भंग इत्यादियों को कहा गया है। भाव क्या करता है? मानव की अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करता है, देख, ठीक है। अब लावण्य योजना किसको प्रदर्शित करती है? वो रूप और सौंदर्य को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब वर्णिका भंग क्या है? वर्णिका भंग विविध वर्णों की सम्मिलित भंगिका और भाव वर्ण भंगिका के सजन को वर्ण भंगिका कहा जाता है। अब चाइल्ड आर्ट क्या है? ये डब्ल्यू वयाला द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है। अब लोक कला का जो ज्ञान हुआ था, आपने यदि लोक कला की वीडियो देखा हो तो लोक कला से संबंधित जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लोक कला का जो ज्ञान हुआ था हमें 16वीं शताब्दी के मध्य 19वीं शताब्दी के मध्य प्राप्त हुआ था। अब प्लेटो द्वारा सौंदर्य को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में विभाजित किया गया। परम सौंदर्य और संबंध युक्त सौंदर्य के रूप में विभाजित काव्य शास्त्र नामक ग्रंथ है। किसके द्वारा रचित है? ये अस्तु द्वारा रचित है, ठीक है। अब हिंगेल के अनुसार ललित कला के 5 भेद माने गए हैं, जिसके अंतर्गत देखिए हिंगेल का द्वारा ललित कला के कितने भेद माने गए हैं? 5 माने गए, जिसके चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला 5 प्रकार के भेद माने गए हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कला विलास क्या है? कश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र द्वारा ये लिखी गया है। सापेन हावर जर्मनी के दार्शनिक थे ये, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के खंड 33 में जो अध्याय है, जो 35 से लेकर 34 तक के चित्रसूत्रों का इसके अंतर्गत किया गया है, वर्णन किया गया है। उपनिषद काल से गुप्त काल की यदि हम बात करें तो कला के इसके अंतर्गत 4 ग्रंथों का वर्णन मिलता है, जिसमें धूमिल, विरहित चित्र, अविचित्र, रस चित्र का प्रयोग इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अब वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से आप सभी को पता होगा। 1670 ईस्वी में आइजैक न्यूटन द्वारा वर्ण की उत्पत्ति को बताया गया। देखिए आइजैक न्यूटन द्वारा वर्ण की उत्पत्ति किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? 1670 में, ठीक है। अब लाल रंग की कंपन गति सबसे कम होती है और लंबाई सबसे अधिक होती है, इतना ध्यान रखना। अब देखिए रेखाओं का प्रभाव मैं बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए जो लंबवत रेखा होता है वो आकांक्षा का भाव प्रकट करती है, ये होती है लंबवत रेखा। देखिए अब जो कर्णवत रेखा होती है वो व्याकुलता का प्रभाव प्रदर्शित करती है। वक्र रेखा क्या होता है? लय एवं गति को प्रदर्शित करती है। और देखिए जो क्षैतिज रेखा, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा आइडिया ड्राइंग, जब कोई व्यक्ति बेलनाकार किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तिगत का वर्णन करता है या चित्रकार जो आंकलन करता है, इसे आइडिया की ड्राइंग कहा जाता है, ठीक है। पोत क्या धरातल की बुनाई का वो क्या करता है? अनुभूति व या गुणों को प्रदर्शित करता है। स्वतः प्राप्त पोत क्या है? प्रकृति निर्मित वस्तुओं और धरातली गुणों से जो प्राप्त अनुग्रहित चीज़ें होती हैं वो हमें स्वतः प्राप्त जो पोत होते हैं, जो स्वयं द्वारा जो निर्मित होते हैं, उनके द्वारा ही देखने को मिलते हैं। धरातल की बनावट को छूने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे स्पर्श ज्ञान कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक के, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, ये महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी लोगों का जो LT का पेपर है बहुत अच्छा जाए और मेरी विशेष है कि आप सब लोग इसमें उत्तीर्ण रहें।